अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि वीडियो बनाएं एनीमिया के ऊपर। ब्लड लॉस एनीमिया किन किन पेशेंट्स में होता है, उनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशंस हो सकती हैं। तो एनीमिया जो नॉर्मली कहा जाता है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मली मेल और फीमेल में अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो इसको एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो सीबीसी करवाया जाता है या सिर्फ एचबी करवा लें हीमोग्लोबिन। तो अगर नॉर्मल वैल्यूज से कम आए तो ये खून की कमी एनीमिया कंसीडर किया जाता है। एनीमिया के कॉजेज बहुत सारे हैं, यानी ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। और कुछ अदर डिजीज और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है खून की कमी हो जाती है, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। फिर तो अगर पहले हम अदर कॉजेज की वजह की तरफ आ जाएं अगर, तो उसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक पेशेंट है जो उसको ट्रॉमा हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसका ब्लड लॉस हुआ है, जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, खून की कमी हो गई है उसके अंदर, तो वो भी एनीमिया के साथ प्रेजेंट होगा। आपके पास आरटीए काउंट होगा। इसी तरह एक पेशेंट प्रेजेंट होता है आपके पास अपर एंड लोअर जीआई ब्लीड के साथ, उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं या उसको स्टूल की जगह से जो है वो ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, या उसको ब्लैक स्टूल आ रहे हैं। ब्लैक स्टूल किसी को आते हैं तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि स्टूल में जो है ब्लड जा रहा है, तो इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके एब्डोमेन डिस्टेंडेड होने लगे, एब्डोमिनल इस्कीमिया हो जाए, उसमें कोई आर्टरी आपकी रप्चर हो जाए, तो उसकी वजह से भी एनीमिया, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। आईसीयूज में आप पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालते हैं, डायलिसिस कैथेटर डालते हैं। अगर वीनस प्रिक करते हुए आर्टीरियल प्रिक आपका हो जाए, हेमाटोमा बन जाए, तो आपकी थाई पे जो है वो ब्लड कलेक्शन शुरू हो जाती है, हेमाटोमा बन जाता है, इसकी वजह से एचबी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनीमिया में आती हैं। इसके अलावा कैंसर्स के अंदर भी खून की कमी पाई जाती है। प्रोलॉन्ग किडनी डिजीज़ होती हैं, प्रोलॉन्ग किडनी डिजीज़ में भी एनीमिया होता है, खून कम होता है। और कोई मेडिकेशंस अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम्स तक यूज़ करें तो उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो सकता है। अब अगर हम आए सीबीसी की तरफ, तो अगर आप खून की कमी है, हाउ टू डिटेक्ट द एनीमिया, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि रीज़न क्या हो रहा है। ये तो सारे अदर कॉजेज हो गए। इसके अलावा आप अगर सीबीसी करवाते हैं, सीबीसी आपने एक पेशेंट का सीबीसी करवाया, सीबीसी करवाने के बाद जो है आपके पास एचबी ब्लड जो है हीमोग्लोबिन वो लो आया है, यानी एनीमिया यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है कि खून की कमी आपके पास हो गई है। तो अब आपने करना क्या है। सीबीसी में एक चीज होती है एमसीवी। आप वैल्यू ऑफ एमसीवी देखें, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीवी कितनी होती है, एटी से लेकर 100 तक। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमसीवी। अब अगर आपके पास आपकी एमसीवी की वैल्यू लेस देन 80 आती है, या आपके पास ग्रेटर देन 80 आती है, दो वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं। लेस देन 80 अगर आ रही है आपकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया है। और अगर ग्रेटर देन 80 जा रही है तो आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया है। लेस देन 80 है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है, और ग्रेटर देन 80 है तो 100 है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया है। ठीक है, इट्स क्लियर। अच्छा, अब अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है।
आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी आपको आयरन लेने की ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशंस में आप जो है आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे। और इसके अलावा आपकी जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में आप ऐसी डाइट लेंगे जिसमें आयरन मौजूद हो। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मुश्किल से 1 बोटी खा के छोड़ देते हैं, गोश्त की थोड़ा सा लेते हैं, तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन में गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि उनकी आयरन डेफिशिएंसी, टोटली एनीमिया उनका आएगा ही नहीं वैसे अगर वो गोश्त लेते हैं तो ज़्यादा। ठीक है, तो या तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई है तो आयरन की टैबलेट्स लें, अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर मैक्रोसिटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है B12 और फॉलेट, B12 और फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। तो ये आपको B12 और फॉलेट के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। दोबारा से देख लें, आपने CBC करवाया, उसमें HB कम आया, आपने MCV की वैल्यू देखी, MCV की नॉर्मल रेंज जो है वो 80 से 100 तक होती है। अगर आपका MCV लेस देन 80 आता है तो आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया है, और अगर आपका ग्रेटर देन 100 आता है तो आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया है। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है जो आप सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन से पूरी करेंगे। इधर भी आप न्यूट्रिशन से पूरी करेंगे मैक्रोसिटिक में, और इसके सप्लीमेंट्स लेंगे, और किसी भी डॉक्टर को, जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे जो आपको रूल आउट करेगा। अगर इसके अलावा कोई कॉज आ रहा है, आपकी वैल्यू अगर नॉर्मल आती है तो इसके अलावा कोई कॉज आ रहा है तो आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं, वो आपको फिर फर्दर प्लान बताएगा आप किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। तो अदर कॉजेस जो एनीमिया के हम डिस्कस कर रहे थे वो ये होते हैं कि अब पेशेंट है जिनका माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया नहीं है। अब इस तरह के पेशेंट्स में जो है फिर आप लिवर प्रोफाइल देखते हैं, पेशेंट की लिवर प्रोफाइल कैसी है, तो बिलिरुबिन उसमें थोड़ा सा राइज हो सकता है। तो अब जब ब्लड लॉस हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है तो आपने 2 काम करवा के देखने होते हैं। एक तो आप जो है स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड भेजेंगे, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड आप भेजेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपका एनीमिया का कॉज जो है वो स्टूल में आपका ब्लड आ रहा है, तो आप GI गैस्ट्रो वालों का रिव्यू लेंगे और वो फिर इसको ट्रीट करेंगे। और अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसके साथ ही आप जो है लिवर प्रोफाइल आप देखेंगे तो उसमें बिलिरुबिन जो है वो डिरेंज होना शुरू होगा। आप LDH भेजेंगे, LDH की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से हाई आएगी, तो दिस इज इंडिकेट द हेमोलिसिस, कि हेमोलिसिस हो रही है। अब आप हेमोलिसिस को किस तरह से आप रूल आउट करेंगे, तो हेमोलिसिस के हवाले से हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, TTP, HUS एंड DIC। इन तीनों डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे आज। तो कंडीशन जो है अगर आप पेशेंट की देखेंगे, TTP में कंडीशन जो है पेशेंट की सिक होगी, हस में भी सिक होगी और DIC में भी सिक होगी, तीनों चीजों में। CBC की तरफ अगर आप देखें तो CBC TTP में, हस में और DIC में आपको एक जैसा ही लगेगा कि HB कम होगा, प्लेटलेट कम होंगे। ठीक है, इसमें प्लेटलेट TTP में लाजमी कम होंगे, बहुत सीवियर कम होंगे, सीवियरिटी के साथ लेस देन 100 आपको लाजमी मिलेंगे। ठीक है, HB इसमें नॉर्मल भी हो सकता है और HB जो है वो कम भी हो सकता है। हस में आपको जो है हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में HB आपको कम मिलेगा और प्लेटलेट्स कम मिलेंगे, दोनों चीजें आपको। इसी तरह DIC में भी जब आप देखेंगे तो प्लेटलेट्स इसमें कम होंगे, HB समटाइम कम आपको मिलेगा, समटाइम आपको नॉर्मल भी मिल सकता है। और ज़रूरी नहीं है इसमें कि
एनीमिया मौजूद हो। सीबीसी के अलावा अब आप क्रेट देखेंगे, क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन। तो टीटीपी में जो है क्रेट जो है वो आपको नॉर्मल भी मिल सकता है, माइल्ड इंक्रीज भी मिल सकता है। क्रेटिनिन इन टीटीपी डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट आपके पास कैसा हुआ था, या पेशेंट की कोई पुरानी हिस्ट्री AKI की, CRF की चल रही है या नहीं। तो क्रेट जो है वो टीटीपी में जो है नॉर्मल भी हो सकता है और माइल्ड इंक्रीज भी हो सकता है, मगर हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में जो है क्रेट आपको लाजमी इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, और DIC में नॉर्मल और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट आपको मिलेगा, मगर हस में जो है क्रेट आपको लाजमी इंक्रीज मिलेगा। थर्ड, ब्लड स्मेयर आप जब भेजेंगे, सिस्टोसाइट्स जो हैं वो आपको टीटीपी में पॉजिटिव मिलेंगे, हस में भी पॉजिटिव मिलेंगे, मगर DIC में जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो। पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट, PTA-PTT के हवाले से अगर आप बात करें तो आपको टीटीपी में जो है PTA-PTT स्लाइटली इंक्रीज मिलेगा, जबकि आपको हस में और DIC में जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगा, लाजमी इंक्रीज मिलेगा आपको DIC में। तो डी डाइमर अगर आप करवाएंगे पेशेंट का तो स्लाइटली इंक्रीज इन द टीटीपी, मे बी नॉर्मल, मे बी स्लाइटली इंक्रीज। हस में जो है आपको इंक्रीज मिलेगा और DIC में आपको इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज मिलेगी लाजमी। इसमें 100% DIC में PTA-PTT डिरेंज होंगे, बड़े हुए होंगे। LDH आपको तीनों कंडीशंस में जो है वो हाई मिलेगा, हेमोलिसिस हो रही होगी, तीनों कंडीशंस में हाई होगा। अब इनके बाद इनका ट्रीटमेंट कैसे करें, एक पेशेंट अगर टीटीपी में है तो इसको अब हम फर्दर ट्रीट कैसे करेंगे, इसका हम प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे। टीटीपी का ट्रीटमेंट जो है प्लाज्मा एक्सचेंज है, 5 to 7, 8 सेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ फिजिशियन, जो भी आपको कंसल्टेंट ऑर्डर कर रहा है। हस में इसमें भी आप प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, और अगर आप DIC की बात करें तो DIC में प्लाज्मा एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें हम FFPs और प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं। टीटीपी में प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, हस में प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, और DIC में जो है वो हम FFP और प्लेटलेट्स जो है ट्रांसफ्यूज करते हैं। इस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है। फिर बाकी जो चीज़ें पेशेंट के सामने आती जाती हैं उसके हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं।